हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। और सोल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम की स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर इसके प्रोज देखेंगे और उसको करेंगे दोनों लैंग्वेज में कोड, सी प्लस प्लस में भी और जावा में भी। ठीक है, मीडियम लेवल की अपने पास प्रॉब्लम है तो सबसे पहले हमें इसे समझना है कि कर कैसे सकते हैं, फिर इसको कोड करेंगे जी। ठीक है, बस हल्का सा एक चीज़ इसमें आप को समझनी है, उसके बाद बिल्कुल ईजी कोड है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, सबसे पहले कुछ बंदे ऐसे होंगे जिनको स्टेटमेंट ही समझ में नहीं आई होगी, तो सबसे पहले स्टेटमेंट बताता हूँ उनको। टू इंटीजर गिवन होंगे एम एन, बिल्कुल ठीक है जी, मिल गया। ये स्पेशल सीक्वेंस ऑफ नंबर्स हमें बनानी है लेंथ एन की। ठीक है, मतलब कह सकते हो आप एरे बनाने हैं लेंथ एन के, और कितने हम बना सकते हैं वैसे एरे, वो हमें रिटर्न करना है। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कंडीशन क्या है, एरे की कंडीशन क्या होनी चाहिए? ये सीक्वेंस ऑफ 5+1, मतलब अगर कोई नंबर पड़ा है 2 इंडेक्स पर, तो वो मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 क्रॉस जो नंबर पड़ा है 1 इंडेक्स पर। ठीक है, मतलब जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो उससे 2 गुना कम से कम ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, और कोई भी नंबर जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, जीरो से बड़ा मतलब मेरा स्टार्टिंग ही जीरो से बड़े नंबर से होनी चाहिए, और सीक्वेंस ऑफ आई इज लेस देन इक्वल, और कोई भी नंबर पूरे एरे का कोई भी नंबर एम से ग्रेटर नहीं होना चाहिए, कंडीशन है। ठीक है, अभी हो सकता है यहाँ से भी आपको थोड़ा सा डाउट रहा हो, तो मैं एग्जाम्पल से ये 10 और 4 वाले एग्जाम्पल लेते हैं, इसी से ही समझते हैं। तो अब चलते हैं अपना व्हाइट बोर्ड की तरफ। तो गाइस देखो, हम कहते हैं कि एम मेरे पास 10 है और एन मेरे पास 4 है। अब कोई भी नंबर मेरा क्या होना चाहिए भाई, जीरो से बड़ा होना चाहिए, सबसे पहली कंडीशन। ठीक है, नंबर जीरो से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, नंबर ग्रेटर देन जीरो। और ये पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ आई प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 क्रॉस नंबर ऑफ आई। ठीक है, और नंबर ऑफ आई इज लेस देन इक्वल टू एम, एम से बड़ा कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब 4 लेंथ का एरे बनाना है। मान लेते हैं ये हमने यहाँ पर एरे बनाया है एक। ठीक है, अब इसमें 4 लेंथ, एक तो आ सकती है 1। अब ये 1 है तो ये कंडीशन मीट होनी चाहिए भाई, जो इससे अगला एलिमेंट आएगा वो उससे 2 गुना कम से कम ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। हम कह देंगे 2 आ जाएगा। फिर अगला इस वाले से 2 गुना ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। ठीक है, हम कह देंगे यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट एलिमेंट इससे ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, हम कह देंगे 8 आ जाएगा। और सारे एलिमेंट एम से तो छोटे ही है और जीरो से बड़े हैं, तो ठीक है भाई, ओके है, ओके है जी। ठीक है, फिर हम कह देंगे 1 2 4, एक 9 आ जाएगा। ठीक है, फिर हम कह देंगे 1 2 4, एक 10 आ जाएगा। ठीक है, और क्या कह सकते हैं, हम कह देंगे 1, यहाँ पर 3 भी आ सकता है, क्योंकि आई प्लस 1 वाला मतलब ये वाला इससे ग्रेटर, ऐसा नहीं है कि 2 गुना ही होना चाहिए, उससे ग्रेटर भी हो जाए। ठीक है, 2 गुना इसका 2 हुआ, हमने 3 ले लिया। ठीक है, फिर अगर हम यहाँ पर 6 ले और फिर यहाँ पर हमें 12 लेना पड़ेगा भाई, ये तो काम खत्म हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। फिर हम एक और क्या ट्राई करते हैं, 1 2, यहाँ पर ले लेते हैं 5 और यहाँ पर ले लेते हैं 10। ये भी टिक हुआ, ये भी टिक हुआ और ये भी टिक हुआ, तो मतलब 1 2 3 4 हमारे टिक वाले बन गए, तो 4 आ गया इसका आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में, आंसर देखते हैं एक बार, कहीं कुछ और ना हो यार। आंसर बनना चाह रही है। ठीक है, तो ये 4 एरे बनने वाले हैं। अब हमें ये बात यहाँ से पता चली कि एक तो सारी वैल्यू मेरी है जो एम से लेस देन है उसके इक्वल होनी चाहिए, और एक मेरे को क्या बात पता चली कि मेरे को नई नई वैल्यू, अलग अलग वैल्यू पुट करके देखनी होगी। ठीक है, एरे में, कि हाँ इससे मेरा आंसर जनरेट होगा या नहीं होगा, इससे मेरा आंसर जनरेट होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो भाई अभी चलते हैं अपना थोड़ा सा और आगे समझते हैं इसको। ठीक है, एम 10 ही लिखते हैं और एन 4 ही लिखते हैं। ठीक है, ये 4 लेंथ कार्य बनाते हैं। अब मैं इसको फिल कैसे करूं, तो जो मैं अप्रोच यूज करने वाला हूं उसमें हम क्या करेंगे, हम एम 10 से लेके 1 तक फिल करके देखेंगे। ठीक है, एक प्लेस पर अभी हम कहेंगे कि मैं यहाँ पर, मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ पर एम 10 फिल करूंगा अभी। ठीक है, एम 10 फिल करते साथ ही मेरे जो प्लेसेस बचेंगे, मतलब अब मेरे को 3 प्लेसेस और फिल करने हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर एम 10 भी फिल कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर एम 9 भी 8 भी फिल कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं सारी पॉसिबिलिटी, मतलब एक लूप चलाऊंगा एम 10 से लेके 1 तक, एक लूप चलाऊंगा। ठीक है, करंट जो भी मेरा प्लेस होगा, अभी मैं 4th प्लेस की बात कर रहा हूँ, उस पर मैं देखूंगा हाँ इसको पुट करके। ठीक है, अब ये वाला जो प्लेस है ये तो इससे लेफ्ट साइड पे है, इसका मतलब ये मिनिमम 5 तो होना चाहिए, उससे छोटा भी चलेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो एम की वैल्यू है वो 5 सेट कर दूंगा, मतलब 1 से लेके 5 तक यहाँ पर कोई भी एलिमेंट आ सकता है। ठीक है, फिर मैं यहाँ पर क्या करूंगा, 1 से लेके 5 तक, 1 2 3 4 5। ठीक है, और 4th प्लेस की अगर हम बात करें तो 4th प्लेस के लिए अभी हम एरे बना लेते हैं अपना कुछ ऐसे। यहाँ पर मैं फिल करके देखूंगा 9, यहाँ पर मैं फिल करके देखूंगा 8। ठीक है, जब आप 7 फिल करोगे ना तो उस केस में आपका फेल हो जाएगा। ठीक है, आगे जाते जाते फेल हो जाएगा, इसलिए उसको ले नहीं रहे, या फिर एक काम करते हैं, एक केस 7 वाला भी आपको लेके ही दिखा देते हैं यार, वरना कहीं कोई किसी प्रकार का डाउट ना रहे। ठीक है, तो इस तरह से मेरी एक लूप चल रही होगी, जो जैसे 10 9 8
7, ठीक है, और वो फंक्शन को कॉल करती रहेगी, ठीक है, कि हाँ हमने यहाँ पर ये वाला m फिल कर दिया है। अब इसके लेफ्ट में जो एलिमेंट फिल होगा वो भाई क्या फिल होगा, वो इससे हाफ तो कम से कम होगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर इस केस में मेरे पास पॉसिबिलिटी बची 1 to 5, इस केस में इसका हाफ क्या हो जाएगा 4, यहाँ पर मेरे पास पॉसिबिलिटी बची 1 to 4, यहाँ पर मेरे पास क्या पॉसिबिलिटी बची 1 to 4, यहाँ पर मेरे पास क्या पॉसिबिलिटी बची 1 to 3, ठीक है। इतना हमें समझ में आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब हम यहाँ पर रिकर्सिव कॉल में हम यहाँ पर आ गए होंगे तो मेरे पास जो m आएगा वो मैं भेजूंगा क्या भाई 10 की जगह 5, कि मैं 5 to लेके 1 यहाँ पर फिल कर सकता हूँ। इस केस में मेरा 4 आएगा m, ठीक है, और n क्या आएगा, n 3 आएगा, और n यहाँ पर भी 3 आएगा, कि 3 प्लेसेस बचे हैं, n यहाँ पर भी 3 आएगा और यहाँ पर भी 3 आएगा, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आई। फिर जब हम रिकर्सिव कॉल में आएंगे फिर मेरा m से लेके 1 तक क्या चलेगी भाई, लूप चलेगी, ठीक है। चलो मैं यहाँ पर 5 फिल करके देखूंगा, एक केस में मैं यहाँ पर 4 फिल करके देखूंगा, एक केस में यहाँ पर 3, फिर एक में 2, फिर एक में 1, ठीक है। और जिस केस में आप मान लो 2 1 फिल करोगे, ठीक है, उस केस में आपको मान लेते हैं आपने यहाँ पे 1 फिल करा, जब आप बैक वाले पर जाओगे, ठीक है, आपको 1 का हाफ करके भेजना पड़ेगा, वो आ जाएगा 0, ठीक है। वो 0 आ गया तो मामला ही खत्म, वो केस ही नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो वहां से तो आपका उस केस में तो आपका रिटर्न हो जाएगा 0 के, यहाँ से मेरे कोई केस नहीं बने, ठीक है। ये बात भी अपने को ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है जी। अब जैसे 5 का केस में हमारे पास 5 आया, फिर हम यहाँ पर बेचेंगे क्या, हाफ उसका, मतलब यहाँ पर मेरे पास पॉसिबिलिटी है 1 या 2 फिल करने की, ठीक है। 1 फिल नहीं मैं फिल कर सकता, क्योंकि अगर यहाँ 1 फिल करूंगा तो यहाँ पर 0 फिल करना पड़ेगा उसका हाफ, ठीक है, वो हम कर नहीं सकते भाई। तो फिर मैं यहाँ पर 2 फिल करूंगा और यहाँ पर 1, ठीक है। और जिस जिस केस में मेरा जो n है मतलब वो मेरा लास्ट में आता चलेगा, ठीक है, जब मेरा n 1 बच जाएगा इसका मतलब मैं लास्ट में आ चुका हूँ, ठीक है। अभी देखो आपको एक और चीज़ बताता हूँ मैं, जैसे हम करते करते लास्ट तक आ गए, n मेरा कहाँ पर आ गया 1 पर, ठीक है। अभी मान लेते हैं m मेरा जो केस है वो है भाई क्या मानने 16, ठीक है, 16 मान लेते हैं, 16 और n है 4, इस बात को समझना। अभी 16 हमने लास्ट में फिल करा, ठीक है, इससे इधर फिर मेरे पास पॉसिबिलिटी है 1 to 8, मैं कह दूंगा मैंने 8 फिल करा। अब इसके इधर मेरे पास पॉसिबिलिटी क्या है 1 to 4, मैं कह दूंगा मैंने 4 फिल करा। अब इससे इधर अब आप कहोगे कि n मेरा क्या बचा है, n मेरा बचा है 1, पॉसिबिलिटी क्या है मेरे पास 1 या 2, तो मैं डायरेक्ट क्या 2 जितनी मेरे पास पॉसिबिलिटी डायरेक्ट वही नहीं रिटर्न कर सकता। अगर मैं यहाँ 1 फिल करूंगा वो भी मेरा आंसर आएगा, अगर मैं 2 फिल करूंगा वो भी मेरा आंसर आएगा। तो मतलब n जब मेरा 1 बैठ जाता है तो डायरेक्ट मेरे को क्या रिटर्न करना है भाई, ठीक है, डायरेक्ट मेरे को रिटर्न करना है जो भी मेरे पास m की वैल्यू उस केस में होगी, जैसे यहाँ पर 2 थी तो वो रिटर्न कर देनी है, ठीक है, वो मेरा आंसर में ऐड हो जाएगा। मतलब हाँ यहाँ से मेरे पास एक 1 के साथ और एक 2 के साथ 2 केस बन रहे हैं जी, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। और अगर ऐसा केस आ जाए कि m मेरे पास 0 बन जाए, ठीक है, m मेरे पास 0 बन जाए, तो भाई उस केस में क्या करना है, ठीक है, तो उस केस में आपको डायरेक्ट रिटर्न कर देना है 0, ठीक है भाई, कुछ नहीं बनेगा, मामला खत्म है, ठीक है। तो ये काम हमें सिंपल रिकर्सिव कॉल करते हुए चलना है, ठीक है जी। तो अब क्या करते हैं, इसको कोड करते हैं दोनों लैंग्वेज में जाकर। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर m मेरा हो 0, ठीक है, बात को समझना, अगर मेरा m हो 0 रिटर्न कर दो 0, कंट्रोल Z, ठीक है, हाँ ठीक है। या फिर इफ n हो मेरा 1 तो रिटर्न कर दो m, ठीक है। क्या इसको और छोटा कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं। m अगर 0 है तो 0 ही रिटर्न कर रहे हैं, इसका मतलब रिटर्न हम यहाँ पर भी m ही कर रहे हैं और नीचे भी हम कर रहे हैं, तो इसको और में डाल दो बस, और n इक्वल 1, ठीक है, बिल्कुल सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात इसमें अपने को नहीं है। चलो जी इतना काम हुआ। अब हमें क्या करना है, कंसोल लेना है 0 से, ठीक है, लास्ट में जो मेरा रिटर्न हो रहा होगा। मेरे को लूप कहाँ से कहाँ तक कही थी मैंने आपको, 4 int i इक्वल टू m से लेके, ठीक है, i ग्रेटर देन इक्वल टू 1, i माइनस माइनस एक माइनस करते चलेंगे, मतलब 10 9 8 7 प्लेस करते चलेंगे उस प्लेस पर, ठीक है। हम क्या करेंगे, आंसर में प्लस कर देंगे जितने भी केस, ठीक है, नंबर NU MBERSEQUENC नंबर सीक्वेंस में। अब m मेरे पास क्या हो जाएगा, जो भी i/2 है, ठीक है, जैसे मैंने वहाँ पर 10 फिल करा, उसके बाद मेरे पास अगली पॉसिबिलिटी क्या है 1 to 5 फिल करने की, ठीक है, तो यहाँ पर वो 5 चला जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। अभी n मेरे पास करंट क्या था 4, अब मैंने एक प्लेस पर तो 10 फिल कर दिया है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा
n-1। अब मेरे पास प्लेस ही 3 बचे हैं बस, ठीक है। जो जो प्लेस कर कर जितना जितना भी आंसर यहाँ से इसको मिलता रहेगा वो मेरा आंसर में प्लस होता चलेगा और लास्ट में मेरा रिटर्न हो जाएगा जी। बिल्कुल सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस हो गया कोड। एक बार इसको चला कर देख लेते हैं, ठीक है जी। इसमें कोई एरर वैसे तो नहीं आना चाहिए, देख लेते हैं फिर भी यार। सही चल रहा है, सबमिट करके देखते हैं एक बार, ठीक है। हो जाना चाहिए सबमिट, तो सबमिट हो गया गाइस। अब सेम पैटर्न में मैंने जावा कोड लिखा है वो भी आपको शो करता हूँ। ये रहा गाइस अपना सेम पैटर्न में जावा कोड, ठीक है। सीधा वही का वही जावा कोड चिपका दो, कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई चेंज नहीं है भाई, दोनों कोड बिल्कुल सेम है, ठीक है। इसको भी आपको सबमिट करके दिखा देते हैं जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी डिस्कस कर लेते हैं जी, ठीक है जी, ठीक है। ये भी हो अपना सबमिट। अब देखते हैं इसकी टाइम और स्पेस। अब देखो बिल्कुल सिंपल, हमारा एम और एन हमारे पास आ रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिंगल कॉल हो रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हर एक कॉल में। अब देखो सिंगल कॉल हो रही है, कॉल मेरी कब तक, हर एक कॉल में मेरा क्या हो रहा है, n-1 n-1 n-1, मतलब मेरी डेप्थ कितनी जा सकती है, n तक जा सकती है। जितना भी मेरे पास n होगा n से लेके 0 तक जा सकती है, ठीक है। और हर एक कॉल में मेरा क्या चल रहा है, एक लूप चल रही है, ठीक है। वो लूप मेरी किसके लिए चल रही है, m के लिए। इसका मतलब मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई, m क्रॉस n, ठीक है। स्पेस के कोई यूज़ कर रहे हैं नहीं, कोई स्पेस यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हाँ एक चीज़ आप कह सकते हो कि रिकर्सिव स्पेस, अगर रिकर्सिव स्टैक स्पेस देखो तो वो यूज़ हो रहा है, लेकिन रिकर्सिव स्टैक स्पेस के अलावा अपना कोई एक्स्ट्रा स्पेस है या हमने कोई एरे बनाया या वो ऐसा कुछ अपना यूज़ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसकी टाइम और स्पेस लिख लेते हैं जी। इसकी टाइम और स्पेस, रिकर्सिव स्पेस मेरे हिसाब से इन्होंने भी शायद कंसीडर नहीं किया है यहाँ पर, ठीक है। एक्सपेक्टेड स्पेस इन्होंने ऑफ 1 ही दिया है, ठीक है। तो रिकर्सिव शायद इन्होंने भी कंसीडर नहीं किया है, ठीक है। इन्होंने भी शायद रिकर्सन का यूज़ करके ही सॉल्यूशन किया हो, चलो उसको कुछ नहीं कह सकते हम। चलो ठीक है गाइज, तो अपना टाइम और स्पेस लिखते हैं। टाइम जो है इसका वो रहेगा ऑफ m क्रॉस n, स्पेस रहने वाला अपना ऑफ 1, ठीक है। रिकर्सिव स्टैक स्पेस को अगर हम यूज़ ना करें, ठीक है, उसको इग्नोर, मतलब उसको मद्देनजर ना रखते हुए, उसको इग्नोर करते हुए, ठीक है। तो ये रहा अपना भाई टाइम और स्पेस। और गाइस कोड का जो लिंक है आपको दोनों का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और किसी प्रकार का डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं आपसे फ्रेंडली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।